नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जगदीप धनखड़ ने जिस तरह का कांड कर दिया है, जिसकी वजह से रातों रात उनसे इस्तीफा मांगना पड़ गया सरकार को, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के विश्वास को तोड़ा है, विश्वास को ही नहीं तोड़ा है, खबर तो ये भी आ रही है कि उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के तख्ता पलट की भी कोशिश कर दी। जैसे जैसे ये सारी खबरें आ रही हैं, मैं आपको बताऊंगा ये तख्ता पलट की कोशिश उन्होंने कैसे की। लेकिन जैसे जैसे ये सारी खबरें आ रही हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी ने इस आदमी को पहचानने में कैसे गलती कर दी। इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर एक ऐसे व्यक्ति को कैसे बिठा दिया जो मूल रूप से भाजपा के बैकग्राउंड का रहा ही नहीं है, ना ही उसका आरएसएस से कोई संबंध रहा है, जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, जो एक तरह से दल बदलू है, जो पहले देवीलाल की चमचागिरी करता था, फिर राजीव गांधी की चमचागिरी की, फिर कांग्रेस का विधायक भी रहा। थक हार कर जब कांग्रेस में उसने देखा कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता, तो थक हार कर फिर वो भाजपा में आ गया। ऐसे व्यक्ति को इतने उच्च संवैधानिक पद पर बिठाना, ये तो कभी भी खतरे से खाली नहीं था। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने ये रिस्क क्यों लिया? आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर मोदी ने धनखड़ पर क्यों भरोसा किया। वो कौन था जिसने मोदी से धनखड़ की सिफारिश की? किसकी सिफारिश पर मोदी ने उन्हें पहले राज्यपाल, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति जैसे पदों पर, उच्च संवैधानिक पदों पर बैठने का मौका दे दिया? ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जगदीप धनखड़ ने अपना राजनीतिक जीवन जब शुरू किया तो कैसे वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में वो छलांग मारते रहे। देखिए, उन्होंने अपना करियर जब शुरू किया तो वो देवीलाल को फॉलो करते थे। हरियाणा के देवीलाल को आप सब लोग जानते होंगे। तो जो देवीलाल थे वही उनके पहले मेंटोर थे, और उस वक्त जो देवीलाल थे वो अपने टॉप पे थे। वो प्रधानमंत्री भी रहे बाद आगे चल करके वो। अब देखिए कि देवीलाल उस वक्त, धनखड़ साहब एक यंग लॉयर हुआ करते थे। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी, बात करने का उनका जो सलीका था, तरीका था, पढ़े लिखे तो थे ही, और देवीलाल तो एक जाट थे, बिल्कुल ग्रामीण बैकग्राउंड के। तो उनको धनखड़ साहब ने इम्प्रेस किया अपनी बातचीत से, और देवीलाल साहब को ऐसा लगा कि भाई ये जो है वो पढ़ा लिखा है, संविधान को भी समझता है, वकील भी है, तो वो बड़े काम का है। तो उन्होंने एक तरह से धनखड़ को अपने साथ रखने का मौका दे दिया। अब देखिए, धनखड़ साहब को देवीलाल ने 1989 में लोकसभा का टिकट दिया झुंझुनू से, जहां से वो चुने गए। उस वक्त वो क्या करते थे, देवीलाल का मीडिया जो है वो हैंडल करते थे, और मीडिया पर्सन से एक तरह समझिए उनका पीआर देखते थे। चौधरी देवीलाल का मीडिया मैनेजमेंट जो है चौधरी देवीलाल का, वो ये जगदीप धनखड़ साहब ही देखते थे। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जब वीपी सिंह की सरकार गिर गई तो उन्होंने देवीलाल को धोखा दे दिया। उन्होंने छोड़ दिया देवीलाल को और चंद्रशेखर के साथ चले गए। आगे चल करके वो कांग्रेस के करीब आ गए। कहते हैं कि जब कांग्रेस ने चंद्रशेखर की सरकार से समर्थन वापस लिया तो इन्हीं का दिमाग था, इन्होंने ही दिमाग दिया था। आगे चल करके उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। 1991 का लोकसभा चुनाव वैसे वो हार गए, बीजेपी से ही हारे, अजमेर से। लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस के टिकट पे विधायकी का चुनाव जीत गए, और उसके बाद वो एमएलए रहे 1993 से 1998 के बीच में। ये 5 साल वो कांग्रेस के एमएलए रहे राजस्थान में। देखिए, ये जगदीप धनखड़ हैं, वो शुरू से ही अहंकारी रहे हैं। इनके अंदर एक एरोगेंस था। अब ये कांग्रेस के विधायक तो बन गए, लेकिन कांग्रेस के जो दूसरे विधायक थे, जो विधायक दल था, उसके जो दूसरे सदस्य थे, उनके साथ इनकी नहीं बन रही थी, इनकी खटपट चल रही थी। और ये धीरे धीरे कांग्रेस में, कांग्रेस विधायक दल में बिल्कुल अकेले पड़ते गए। आप ये समझिए कि एक बार स्पीकर ने इनको सस्पेंड कर दिया, तो उस सस्पेंशन को विड्रॉ करने के लिए, वापस लेने के लिए कुछ एमएलएस का सिग्नेचर लेकर के इनको जाना था स्पीकर के पास। लेकिन इनके पास लोग ही नहीं मिले। इनको उतने लोग ही नहीं मिले कि इनकी पिटीशन पे साइन करते और स्पीकर से ये कहा जाता कि भाई आप इनके सस्पेंशन को विड्रॉ कर लीजिए। तो आप समझिए कि वो बिल्कुल कांग्रेस में एक अलग थलग पड़ गए थे, एक लोनर बन गए थे, और कांग्रेस से उनका एक तरह से मोह भंग हो गया था। अब देखिए, आगे चल करके 2003 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली।
1998 तक तो विधायक रहे, उसके बाद फिर वो उनको विधानसभा का सदस्य बनने का मौका नहीं मिला। तो 2003 में जब उनको लगा कि कांग्रेस में अब उनका कोई भविष्य नहीं है, कुछ होगा नहीं, दाल गलेगी नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली 2003 में। ये राजस्थान की बात बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन उस वक्त राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया वो एक चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी और वो इनको पसंद नहीं करती थी। उन्होंने इनको पसंद नहीं किया, ना इनको कोई बढ़ावा दिया, ना इनको कोई टिकट मिला, भाजपा को कोई टिकट ही नहीं मिला इनको। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी इनको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो कहते हैं ना कि जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब आदमी बिल्कुल हताश निराश हो जाता है। इन्होंने भाजपा ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन इनको लगा कि यार अब पॉलिटिक्स में बहुत कुछ नहीं हो सकता, तो वापस जो हमारा प्रोफेशन है वकालत का, उसी में वापस आया जाए। क्योंकि वकील तो ये थे ही, ये राजस्थान बार काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, सीनियर लॉयर भी डेजिग्नेट हो गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते ही थे। तो आप समझिए कि वो वहाँ से 2003 के बाद उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन इन्होंने अपने वकालत पे फोकस शुरू कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में जैसे विद्यार्थी परिषद है, उसी तरह से अधिवक्ता परिषद भी, एक वकीलों का एक समूह है वहाँ पे, उससे ये जुड़ गए और वो यदा कदा पार्टी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उस पर वो सलाह देने लगे। वही इनका पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट तो हो नहीं रहा था, इनको कोई मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन वो अधिवक्ता परिषद के साथ जुड़ करके ये पार्टी को सलाह देते रहते थे। वैसे इन्होंने मान लिया था कि पॉलिटिक्स में अब इनका कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने एक तरह से ही हैड गिवन अप, उन्होंने मान लिया था कि अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको राज्यसभा का भी नॉमिनेशन नहीं मिल रहा था, न लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी कोई टिकट दे रही थी। तो ये बिल्कुल हताश निराश हो गए थे। बस इनको लगा कि भाई चलो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अब देखिए, एक बदलाव ये होता है कि 2007 का जो अजमेर ब्लास्ट केस था, उसमें आरएसएस के एक बड़े फंक्शनरी हैं इंद्रेश कुमार, उनका नाम आ जाता है और ये उनका केस लड़ते हैं। यहां से ये आरएसएस लीडरशिप के करीब आ जाते हैं। 2007 में अजमेर ब्लास्ट केस में इंद्रेश कुमार का नाम आता है, वो उसमें और भी लोगों का नाम था, जैसे स्वामी असीमानंद का नाम था, प्रज्ञा ठाकुर का नाम था, इनका भी नाम आ गया था। तो धीरे धीरे इस बहाने वो आरएसएस लीडरशिप के करीब आने लगे और 2017 में वो केस खारिज हो गया, तो इनकी थोड़ी वैल्यू बढ़ गई। अब कहते हैं वो दो आरएसएस फंक्शनरीज की बात आ रही है, बताई जा रही है, इंद्रेश कुमार और एक कमलेश सिंह थे, वो धनखड़ साहब इन दोनों के काफ़ी नज़दीक आ गए। और वजह ये थी कि 2007 के अजमेर ब्लास्ट केस में इन्होंने इंद्रेश कुमार का केस लड़ा था और आगे चल करके इंद्रेश कुमार के खिलाफ ये जो केस था वो खारिज हो गया था। बाकी सारे लोगों के खिलाफ भी खारिज हो गया था, ये केस खत्म हो गया था। इस तरह से वो इंद्रेश कुमार के करीब आ गए, आरएसएस के करीब आ गए। कहते हैं कि 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में गवर्नर के लिए लोगों को खोज रही थी, तब इंद्रेश कुमार जो हैं उन्होंने जगदीप धनखड़ का नाम भारतीय जनता पार्टी को सुझाया। इंद्रेश कुमार ने जगदीप धनखड़ का नाम होम मिनिस्टर अमित शाह को सुझाया, जो गृह मंत्री अमित शाह। वो गए, उन्होंने बताया कि भाई ये देखिए अच्छे आदमी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं और आप इनको पश्चिम बंगाल में गवर्नर बनने का मौका दे सकते हैं। इंद्रेश कुमार के कहने पर अमित शाह ने इस पर गंभीरता से विचार किया। बाद में उन्होंने नरेंद्र मोदी से बातचीत की और इनको पश्चिम बंगाल में गवर्नर बनने का मौका मिल गया। सोचिए, जो आदमी गुमनामी में की ज़िंदगी जी रहा था, उसे एक नया राजनीतिक जीवन मिल गया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इंद्रेश कुमार के कहने पे इन पे भरोसा किया। इंद्रेश कुमार जी ने नाम सजेस्ट किया अमित शाह को और अमित शाह ने नरेंद्र मोदी से बातचीत की और नरेंद्र मोदी ने इन पर विश्वास दिखाया और ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर बन गए। अब आप समझिए कि पश्चिम बंगाल में इनका जो परफॉर्मेंस था, इन्होंने बिल्कुल जमकर लोहा लिया ममता बनर्जी के साथ और ऐसा लगा कि भाई ये तो ममता बनर्जी को नाको चने चबा के रख देंगे, उनको चबा के रख देंगे, मजबूर करके रख देंगे। इनका प्रोफाइल कुछ इसी तरह से गया कि भाई बड़े ही लड़ने वाले आदमी हैं। अब जब उपराष्ट्रपति के चुनाव का मौका आया तो उस वक्त आपको पता है पहला नाम चल रहा था मुख्तार अब्बास नकवी का। जैसी खबरें आई कि मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति बनाने की बात हो रही थी, जब वेंकैया नायडू के सक्सेसर के रूप में वेंकैया नायडू के बाद मुख्तार अब्बास नकवी को बनाने की बात चल रही थी। ऐसी ये सारी खबरें मीडिया में आ चुकी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी खबरें मीडिया में आ चुकी हैं। मैं आपको एक साथ करके चीज़ें बता रहा हूँ, अलग अलग सोर्स से जो खबरें आ रही हैं उनको मैं एक साथ करके आपको बता रहा हूँ। तो मुख्तार अब्बास नकवी का जब नाम चल रहा था तो आरएसएस, या आप कहिए इंद्रेश कुमार जी का ही कहिए, उन्होंने एक बार फिर से जगदीप धनखड़ का नाम सुझाया। ये मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि आरएसएस ने, या यूँ कहें कि इंद्रेश कुमार जी ने
फिर से जगदीप धनखड़ का नाम उपराष्ट्रपति के पद के लिए सुझाया। और चूंकि धनखड़ साहब तब तक एक पूरे देश में अपनी एक पहचान बना चुके थे, चूंकि ममता बनर्जी से जिस तरह का लोहा ले रहे थे, ममता बनर्जी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में शासन कर रही हैं, हर कोई जानता है, वहाँ पे जाकर के उनको चैलेंज करना ये अपने आप में बड़ी बात थी। और उन्होंने ऐसे चैलेंज किया कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को भी लगा कि भाई ये तो आदमी है, इसमें कुछ दम है, का पीछे हटने वाला नहीं है। तो वहाँ से इनको मौका मिल गया और वहाँ से इनका ग्राफ एकाएक ऊपर गया और इनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया। तो ये था इनका आरएसएस कनेक्शन, और इसी कनेक्शन को ये हमेशा फ्लॉन्ट करते रहे। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई आरएसएस ने इनको कोई ये इजाज़त दे दी थी कि आप जा करके इसको फ्लॉन्ट कीजिए और आप नियम कानून तोड़ दीजिए, आप प्रोटोकॉल की मांग कीजिए कि अगर हम उपराष्ट्रपति हैं तो हमको राष्ट्रपति जैसा प्रोटोकॉल मिले, प्रधानमंत्री जैसा प्रोटोकॉल मिले, उटपटांग डिसीजन लीजिए। ये कहिए कि नहीं, अब संसद टीवी का जो चीफ होगा एक जूनियर ऑफिसर होगा, चूँकि हम ये चाहते हैं। सरकार ने उनको कहा कि भाई आप ये सब मत कीजिए, ये आपके दायरे में नहीं आता है। मैं आपको विस्तार से किसी दूसरे वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तरह से इनका ग्राफ ऊपर गया और ये उपराष्ट्रपति बने। ये 2007 का जो अजमेर ब्लास्ट केस था उसमें ये इंद्रेश कुमार के वकील बने। वैसे वे आरएसएस के करीब आए इस केस को लड़ने की वजह से, चूंकि वो राजस्थान में लंबे समय से प्रैक्टिस कर चुके थे, वहाँ बार काउंसिल के भी प्रेसिडेंट रहे थे, तो इनको एक मौका मिल गया। उस केस को उन्होंने लड़ा, उस केस में ये विजयी हुए, संघ के करीब आए, इंद्रेश कुमार जी के करीब आए। और कहते हैं, ऐसी मीडिया में बताई जा रही है, खबरें जो आ रही हैं, कि उन्होंने इनका नाम रिकमेंड किया पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर के लिए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को रिकमेंड किया उपराष्ट्रपति के पद के लिए, जब मुख्तार अब्बास नकवी का नाम चल रहा था। अच्छा, ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको उपराष्ट्रपति इसलिए बनाया क्योंकि भाजपा को ऐसा लगा कि भाई जाट बेल्ट में इसका पॉजिटिव असर जाएगा, क्योंकि जाटों के साथ भाजपा का कुछ 36 का आंकड़ा भी चल रहा है। कई वजह है उसकी, किसान आंदोलन भी है, बहुत सारी वजह हैं। लेकिन बात यह है, खबर यह है कि भाई जो जाट हैं, हरियाणा के भी जो जाट हैं, वो इनको कोई वैल्यू नहीं देते धनखड़ साहब को, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो व्यक्ति देवीलाल को धोखा दे सकता है, देखिए इन्होंने देवीलाल को धोखा दिया था जब वीपी सिंह की सरकार गिरी थी तो इन्होंने चंद्रशेखर को सपोर्ट कर दिया था। तो हरियाणा में भी जो जाट हैं वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति देवीलाल को धोखा दे सकता है वो जाटों का क्या होगा। तो आप समझिए कि इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को जाटों का कोई वोट मिल गया हो, ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने बताया आपको कि ये अजमेर ब्लास्ट केस में इंद्रेश जी का केस लड़ने के बाद ये संघ के करीब आ गए, और ये सच है कि इंद्रेश कुमार जी ने इनका नाम सुझाया था गवर्नर के लिए। लेकिन आरएसएस ने कभी इनको ये नहीं कहा कि आप इसका गलत फ़ायदा उठाइए, बेजा फ़ायदा उठाइए, और आरएसएस ने बाद में इनको फटकार भी लगाई। देखिए, ये पार्लियामेंट में ये हमेशा इस बात को दिखाते रहे, फ्लॉन्ट करते रहे कि हम तो आरएसएस के बड़े करीब हैं। एक बार हाउस में भी कह दिया, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कि वो आरएसएस के एकलव्य हैं। एकलव्य हैं मतलब वो संघ से जुड़े हुए तो नहीं थे, लेकिन वो एकलव्य की तरह आरएसएस के शिष्य थे। अब देखिए, उपराष्ट्रपति रहते हुए वो कई बार आरएसएस का गुणगान किया करते थे। जैसा मैंने आपको कहा, राज्यसभा में यहाँ तक कह डाला कि वो एकलव्य थे, और यही नहीं, उन्होंने कहा कि आरएसएस की आलोचना करना संविधान के खिलाफ है। यहां तक उन्होंने कह दिया राज्यसभा में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है, इससे पहले वो एक कार्यक्रम में कह चुके थे कि वो पिछले 25 वर्षों से आरएसएस के प्रशंसक रहे हैं जी, और उन्होंने अपनी तुलना एकलव्य से कर ही दी थी, जो समर्पण का प्रतीक है। और ये भी उन्होंने जताया कि आरएसएस से औपचारिक रूप से नहीं जुड़ पाने का उन्हें बड़ा अफसोस है। देखिए, सच ये है कि आरएसएस ने कभी इस बात से अपनी प्रसन्नता नहीं जताई कि वो बार बार प्रशंसा कर रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस में जाकर के। मतलब आरएसएस धनखड़ की टिप्पणियों से प्रसन्न नहीं थी, और यह बात उन्हें बता भी दी गई थी। संघ के वरिष्ठ नेताओं की ओर से धनखड़ को ये बता दिया गया कि संघ के बारे में दिए गए उनके बयान अनावश्यक थे। उन्हें याद दिलाया गया था कि वे संवैधानिक पद पर आसीन हैं और उनको ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तो दिखाने के लिए कि हम संघ के बड़े करीबी हैं, विपक्षी नेताओं को भी कह देते थे कि मेरी पहुंच तो सीधे नरेंद्र मोदी तक है, मेरी सीधे उनसे बातचीत होती है। मतलब इनको फेंकने की भी बड़ी आदत थी। न ये संघ के वैसे करीब थे, न ये नरेंद्र मोदी के वैसे करीब थे। इनको एक जिम्मेवारी दी गई थी, क्योंकि इन पर भरोसा किया गया, संघ ने भरोसा किया और नरेंद्र मोदी ने इन पर भरोसा किया। लेकिन उन्होंने इस विश्वास को तोड़ा, उन्होंने इस विश्वास को तोड़ दिया। तो आप समझिए कि संघ के जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से उनकी सिफारिश की,
धनखड़ ने उनको भी बदनाम कर दिया। उनको तो बदनाम किया है ही, साथ में जिस मोदी ने उन पर विश्वास जताया, उन्होंने उसी मोदी के तख्ता पलट की कोशिश की। अब खबर यह भी है कि उन्होंने एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक दल के नेता को यह संदेश भिजवाया कि वो मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। क्यों? क्योंकि धनखड़ का यह मानना था कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार उनको वो अहमियत नहीं दे रही है जिसके वो हकदार हैं। मतलब हकदार हैं, बताइए। उन्होंने अपने संदेश में यह भी कहलवाया कि मोदी सरकार उनका अपमान कर रही है, जबकि ये सब बातें बेबुनियाद थी। मैं आपको बता दूं कि जिस नेता की मैं बात कर रहा हूं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जिनको उन्होंने संदेश भिजवाया, उनका नाम था चंद्रबाबू नायडू, जिनके समर्थन पर मोदी सरकार टिकी। आपको पता है इस वक्त ये एक कोalition गवर्नमेंट है जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों का समर्थन बड़ा अहम है। तो इन्होंने चंद्रबाबू नायडू को मैसेज भिजवाया कि आप नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस ले लीजिए। ऐसी खबरें आ रही हैं। तो सोचिए धनखड़ साहब के कितने खतरनाक इरादे थे। जिस मोदी ने उनको उच्च संवैधानिक पदों पर बिठाया, उन्होंने उसी के पैर खींचने की कोशिश कर दी, और ये सब उस झूठे अहंकार में किया जो उनमें उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर आ गया था। जो झूठा अहंकार उनके अंदर ये उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर आ गया था। वैसे देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के लिए बड़ा सबक है। ये सबक है कि आप अपने कैडर को, जो आपकी विचारधारा से जुड़े हुए हों, आप उन्हीं को ऐसे उच्च संवैधानिक पदों पर बिठाएं। ऐसे जो दल बदलू लोग हैं, जो पार्टी बदलते रहते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी से तीसरी पार्टी में, तो ऐसे लोगों को अगर आप ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर बिठाएंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि धनखड़ ने वो कौन सा भयंकर कांड किया जिसके बाद वो एक तरह से नरेंद्र मोदी की नज़र में गिर गए और मोदी ने उनसे जल्द से जल्द मुक्ति पाने का मन बना लिया। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।